ये कहानी आज से 2 वर्ष पहले मेरे साथ घटी थी। मुझे याद है वो जून का महीना था और मैं नया नया डॉक्टर बना था और मेरी शिफ्टिंग शिमला के एक छोटे से आदिवासी गांव में हुई थी, जहां पर एक सरकारी अस्पताल बना हुआ था। मगर मुझे सरकार की तरफ से मुझे रहने के लिए जो क्वार्टर दिया गया था वो उस गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर था। वैसे तो मैं आमतौर पर अपने क्वार्टर से सरकारी अस्पताल अपनी बाइक से ही जाना पसंद करता था, मगर मैं कभी कभी बस में भी उस गांव के लिए चला जाता था। बस का कंडक्टर और ड्राइवर मुझे अच्छी तरह से पहचान गए थे। उस दिन मेरी बाइक खराब हो गई थी। मैंने अस्पताल बस से ही जाने का फैसला किया। अपने क्वार्टर से मैं पैदल चलता हुआ रोड तक आ गया। मुझे देखकर बस के कंडक्टर ने बस रोक ली। मैं मुस्कुराता हुआ बस के अंदर चढ़ गया। मैंने मुस्कुराकर कंडक्टर को पैसे देने की कोशिश की और हमेशा की तरह कंडक्टर मुस्कुराकर मेरी ओर देखकर बोला, क्या डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे पैसे लेंगे तो हमें पाप लगेगा। मैं मुस्कुराकर सीट पर बैठता हुआ बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारी बस पूरी खाली क्यों है? पैसेंजर कहाँ हैं? आज कोई पैसेंजर नहीं पकड़ा साहब, क्योंकि ये बस शहर के लिए मरम्मत के लिए जा रही है। अगर रास्ते में कोई पैसेंजर मिल गया फिर क्या करोगे? बस नहीं रोकूंगा साहब। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, छोटा सा गांव है, लोगों को परेशानी हो जाएगी। ठीक है साहब, अगर आप बोलते हो तो 1-2 पैसेंजर पकड़ लेंगे। ये बोलकर कंडक्टर आगे की सीट पर बैठ गया। बस कुछ ही दूर चली ही थी कि तभी बस के ड्राइवर ने बस को रोक लिया। मैंने देखा कि एक लड़की हाथ में बैग पकड़े हुए धीरे धीरे कदमों से मेरी सीट के पास बगल में बैठ गई। सीट पर बैठते हुए उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। उसके हाथ में बर्फ़ जैसी ठंडक थी। मैं उसकी आंखों को गौर से देखने लगा। मैंने देखा कि उसकी पलकें नहीं झपक रही थी। मेरे बदन में डर की लहर सी दौड़ गई। एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे बगल में एक जिंदा लाश बैठी हुई है। मैं घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर के बाद कंडक्टर उस लड़की से टिकट लेने के लिए आया। अचानक मेरे कानों में कंडक्टर की दिल दहलाने वाली चीख टकराई। मैंने जैसे ही बस के अंदर नज़र दौड़ाई, मैंने देखा कि सामने एक दिल दहलाने वाला मंजर था। मैंने देखा कि वो लड़की गायब थी और कंडक्टर की कटी हुई गर्दन मेरे ही सीट के बगल में रखी हुई थी। ड्राइवर बस को रोके हुए बैठा और थर थर काँप रहा था। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचकर मैं अपने कैबिन में बैठा ही था कि तभी दिव्या मेरे कैबिन के अंदर आई। दिव्या उस अस्पताल की एक नर्स थी जिसकी ड्यूटी ज़्यादातर रात में ही हुआ करती थी। मुझे परेशान देखकर वो बड़ी गंभीर लहजे में बोली, क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आप लेट कैसे हो गए? आपके चेहरे पे ये परेशानी कैसी? दिव्या की बात सुनकर मैं चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आ गया और उसके सवालों को इग्नोर करते हुए बोला, आज कोई न्यू पेशेंट तो नहीं आया? नहीं डॉक्टर, आज कोई न्यू पेशेंट नहीं आया। अलबत्ता कल रात एक लड़की बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहाँ लाई गई थी, जिसकी कल रात ही मौत हो गई और कल रात अस्पताल में कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। ये कैसी बात कर रही हो? कल रात तो यहाँ पर डॉक्टर सुशील और डॉक्टर राधे की ड्यूटी थी। दोनों में से यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। मैंने उन्हें फ़ोन भी मिलाया मगर उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। उस लड़की के कोई परिवार वाले यहाँ आए थे, यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, उस लड़की को एक व्यक्ति जो देखने में डॉक्टर जैसा लग रहा था यहाँ पर छोड़कर चला गया। उसने अपना मुंह कपड़े से ढक रखा था। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ ज़बरदस्ती की गई हो। दिव्या की बात सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक उठा और उसकी ओर देखकर बोला, ठीक है, मुझे उस लड़की की डेड बॉडी दिखाओ। कुछ ही देर में मैं और दिव्या पास मॉन्स्टर हाउस में खड़े हुए थे। दिव्या ने उस लड़की के ऊपर से जैसे ही चादर हटाई, मेरी आंखें दहशत और डर से फटी ही जा रही थी और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं चीखता हुआ दिव्या की ओर देखकर बोला,
ये क्या मजाक है? ये लड़की तो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ बस में बैठी हुई थी और अचानक कहीं गायब हो गई थी। मेरी बात सुनकर दिव्या मुझे ऐसे देखने लगी मानो जैसे उसके सामने कोई पागल खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको आराम करना चाहिए। इस लड़की ने मेरी आंखों के सामने कल रात ही दम तोड़ा है। मुझे अब उस जगह पर अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। मैं दौड़ता हुआ अस्पताल के बाहर की ओर आ गया और लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सारा मंजर समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे दूर से मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर अजय आते हुए दिखाई पड़े। इंस्पेक्टर अजय ने मोटरसाइकिल मेरे नज़दीक रोक ली और मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखकर बोले, जो हादसा आपने देखा है उसे देखकर बड़े बड़े दिल वाले भी कांप जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपका चेहरा उतरा हुआ है तो मेरे लिए ये कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैं ना चाहते हुए भी उसकी ओर देखकर बोला, क्योंकि मेरा मूड बात करने का नहीं है। मुझे पता चला उस ड्राइवर का गला किसने काट। देखिए डॉक्टर साहब, हमने छानबीन करने के दौरान किसी भी लड़की को बस के अंदर मौजूद नहीं पाया। अस्पताल के लोगों ने हमें ये बताया। उन्होंने बस को रोकते हुए देखा था, मगर उन्होंने किसी लड़की को बस के अंदर चढ़ते हुए नहीं देखा, सिवाय आपके। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो लड़की ठीक मेरी बगल में ही बैठी थी। फिलहाल तो उस कंडक्टर की बॉडी कुछ देर के बाद आपके अस्पताल में ही आ जाएगी और टेंशन मत लीजिए। ये आदिवासी इलाका है। इस इलाके में इस तरह के वारदात होना आम है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अजय मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहाँ से चले गए। मगर मेरा अस्पताल में रुकने का मूड बदल चुका था। मैं नर्स को अंदर बताने के लिए गया ही था कि तभी अस्पताल के सामने एक कार आकर रुकी। मैं उस कार को पहचानता था। डॉक्टर राधे और डॉक्टर सुशील उस कार से ही अस्पताल आया करते थे। उन दोनों की दोस्ती सारे इलाके में मशहूर थी और कुछ ही देर में वो दोनों मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर खड़े हो गए। डॉक्टर सुशील मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखकर बोले, अरे क्या हुआ आलोक बाबू, आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तभी डॉक्टर राधे डॉक्टर सुशील से बोले, अरे लगता है तुम्हें पता नहीं, हमारे डॉक्टर आलोक बाबू कभी कभी जिस बस में अस्पताल आया करते थे उस कंडक्टर की किसी ने गर्दन काटकर हत्या कर दी। तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? अरे भाई, ये इलाका है ही ऐसा, मरने दो साले को, यहाँ पर ऐसे ही होता है। कुछ दिन बाद सब आदत पड़ जाएगी। तभी वहाँ पर दिव्या आ पहुंची और उन दोनों डॉक्टरों की ओर देखकर बोली, मैं कल रात से आप दोनों को फ़ोन कर रही थी, लेकिन आप दोनों का फ़ोन बंद जा रहा था। कल रात यहाँ पर एक लड़की बहुत सीरियस कंडीशन में आई थी। इसके आगे दिव्या से बोलने से पहले ही डॉक्टर सुनील ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे पता है उसकी मौत हो गई है। कहाँ है उसकी बॉडी? पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। डॉक्टर सुनील और डॉक्टर राधे मुस्कुराते हुए पोस्टमार्टम हाउस के अंदर चले गए। उन दोनों का रवैया मुझे आज ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार किसी की मौत पर किसी इंसान को मुस्कुराते हुए देखा था। मैं गुस्से से वहाँ से जाने लगा कि तभी उन दोनों की दिल दहलाने वाली चीख मेरे और दिव्या के कानों में पड़ी। मैं और दिव्या दौड़ते हुए पोस्टमार्टम हाउस के अंदर चले गए। सामने का मंजर देखकर दिव्या चीखते हुए बेहोश होकर वहीं गिर गई और मैंने अपने शरीर का खून जमते हुए महसूस किया। मैंने देखा कि उस लड़की की जिंदा लाश डॉक्टर सुनील और डॉक्टर राधे गला कसकर पकड़कर दबा ही रही थी। उस जिंदा लाश की लाल लाल आंखों में एक अजीब सी बदले की भावना थी, मानो जैसे वो उन दोनों की दुश्मन थी। उन दोनों डॉक्टर की उस लाश ने दोनों की गर्दन उतार दी। उन दोनों की धड़ से गर्दन ज़मीन पर गिर गई और वापस जाकर अपनी जगह पर लेट गई। मैं दौड़ता हुआ अपने क्वार्टर आ गया। फिर मैंने वो इलाका हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में मैंने इंस्पेक्टर अजय की रिपोर्ट पढ़कर
मैं पूरी तरह से चौंक गया। उस रिपोर्ट में लिखा था कि दरअसल डॉक्टर राधे और डॉक्टर सुशील दोनों अय्याश किस्म के व्यक्ति थे। उन दोनों ने एक आदिवासी लड़की को झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था। इस ग्रुप में एक बस का कंडक्टर भी शामिल था। वही कंडक्टर उस लड़की को अधमरी हालत में अस्पताल में छोड़कर भाग गया था।